हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये छिंदक से संबंधित एक प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भाई देखो, छिंदक ऐसा होता है, इसके फार्मूले याद नहीं होते हैं। मतलब बाकी सबके भी तो नहीं याद होते हैं, मुझे बाकी सबके याद हो जाते हैं पर छिंदक के नहीं याद होते। तो छिंदक से संबंधित एक प्रश्न है, आइए देखते हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एक खुला कंटेनर, कंटेनर माने सामान रखने वाला एक बर्तन, जो एक धातु से बना है, यानी कि मेटल का बना हुआ है। और आमतौर पे कंटेनर जो है धातुओं के ही बनाए जाते हैं। ये छिन्नक की ऊंचाई, ये जो कंटेनर है वो छिन्नक के आकार का है। छिन्नक किस प्रकार की चीज़ को कहा जाता है? जो हमारी बाल्टी होती है या फिर ऐसे टब होता है, कुछ ऐसे होते हैं ना जो छिन्नक के आकार के होते हैं, ऐसा ये है। अब ये खुला होने का क्या मतलब हो गया कि ऊपर ओरी से खुला हुआ है। तो खुला होने का क्या मतलब हुआ कि ऊपर से ये खुला हुआ है पर नीचे तो बंद ही रहेगा। नीचे अगर बंद नहीं रहेगा तो सामान इसमें टिकेगा कैसे? तो नीचे से बंद रहता है, ऊपर से खुला रहता है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये जो हाइट है, ये वाली हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक। और इसकी त्रिज्याएं क्रमशः देखिए निचली और ऊपरी, पहले निचली दिया है फिर ऊपरी दिया है, क्रमशः 4 और 10 दिया है। नीचे वाला 4 है, ये त्रिज्या दी गई है, यहाँ वाली त्रिज्या वो 4 सेंटीमीटर की है और ऊपरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की इन्होंने दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब उस कंटेनर में पूरा तेल भरें तो उस तेल की कीमत ज्ञात कीजिए जिसकी दर 50 रुपये प्रति लीटर है। और उस धातु की कीमत ज्ञात कीजिए जिससे छिन्नक बना है, यदि उस धातु की कीमत 50 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसमें कई चीज़ें ज्ञात करनी है, तो धीरे धीरे चीज़ों को हम समझेंगे। तो पहले तो छिन्नक दिया है, छिन्नक की हमको ऊंचाई दी गई है। ठीक है, तो हमें छिन्नक दिया है, छिन्नक की ऊंचाई हमें पता है। ऊंचाई को हम h से दिखाते हैं और वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और इसके बाद इसकी जो त्रिज्याएं दी गई हैं, निचली त्रिज्या है, ठीक है, और ऊपरी त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ पे हम त्रिज्याएं लिख लेते हैं, त्रिज्याएं। अब हम R1 ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और R2 ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। कोई किसी को भी R1 R2 लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात है इसमें नहीं होती है। अब हम पहले तो तेल वाला मामला निकालते हैं। तेल जो इसमें भरा जा सकता है वो इसके आयतन से संबंधित होता है और हमें इसके आयतन का सूत्र लगाना होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे आयतन का सूत्र लगाना शुरू करते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई और R, तो अभी R² वो समझेंगे, पहले H लिख लेते हैं और जो त्रिज्या होती है वो लिखते हैं, वो R1² प्लस R2² प्लस R1 R2, ये होता है फार्मूला इसके आयतन का। ठीक, आयतन की यह फार्मूला होता है। याद रहेगा तो आप आगे कर पाएंगे, नहीं याद रहेगा तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो याद करना पड़ता है। ठीक, तो 1/3 रखेंगे, 22/7 रखेंगे, H का मान 8 है रखेंगे, R का मान ये 4² प्लस 10² प्लस 4 × 10, कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, यही हो रहा है इसमें। आयतन निकालना है ना, तो तेल की कीमत निकालनी है, तो तेल तो निकालेंगे तभी जब हमको आयतन पता होगा, और आयतन पता होने के लिए ये सूत्र होता है। इसी पे हमको यहाँ पे हल करना है। अभी यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो हम ये इन दोनों को 22 × 8 को ऊपर लिखते हैं और ये 3 × 7 को यहाँ लिखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये 4 चौके 16, 10 दहम्मा 100 और 4 दहम्मा 40, ये मिल गया। इनको जोड़ लेते हैं। ठीक, तो जोड़ने पे कितना मिलेगा? अब पाएंगे कि देखिए 40 40 10 50 50 6 56 है और ये 100 है, 156 हो रहा है। तो 22 × 8 बटे 3 × 7 है, गुणते ये 156 हो रहा है। 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी ये 6 52 मिल गया।
अब क्या करना है, 7 से कोनो गिनती नहीं कटेगी, तो हमें इसको गुणा कराना है और 7 से भाग करना है। तो 22 गुणते 8 गुणते 52 बटे 7, ये हमको मिल गया है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है इसका, ये आयतन हो गया है। अभी इसको हल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको धातु इसमें जो तेल भरा गया है तेल की कीमत निकालनी है ना, तो हम थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम तुरंत इसे करें ही। ठीक है, ये हमें आयतन मिला है। क्या मिला है, आयतन मिला है। आयतन से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं जिसके कहा जाता है धारिता। ठीक है, धारिता निकालेंगे। धारिता क्या चीज़ होती है वो समझेंगे। देखिए, अगर इसी आयतन को हम लीटर में बदल दें तो वो धारिता कहलाएगी। अब कैसे इसको आयतन को लीटर में कैसे बदलेंगे, उसके लिए आपको याद रखना होगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होता है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक, तो सेंटीमीटर क्यूब में होने की वजह से 1000 जब सेंटीमीटर क्यूब मिलते हैं तब 1 लीटर बनता है। तो ये कितने लीटर बनेगा, इसमें 1000 से भाग करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हमारा ये 22 गुणते 8 गुणते 52 बटे 7 जो था, इसमें अगर हम 1000 से भाग कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इसकी धारिता, और ये लीटर में होगा। ठीक, अब इसमें इतना लीटर इसकी धारिता आ गई, और हमें ये पता है कि 50 रुपये प्रति लीटर की दर से क्या है, इसमें तेल की कीमत है। ठीक है, तो तेल की जो कीमत है या फिर मूल्य कह सकते हैं कीमत, वो 50 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, तो हमें तेल की कीमत ज्ञात करनी है, तो हम कहेंगे या फिर तेल का दर कह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तेल की कीमत निकाल लेते हैं, तो वो इसी में इस 50 से गुणा करने के बाद मिल जाएगी। ये तो पूरा लीटर, कितने लीटर हमारे पास तेल है ये मिल गया है, उसमें जब 50 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 22 गुणते 8 गुणते 52 है, और बटे 7 गुणते 1000 था ही हमारे पास, और उसमें 50 से ये हमने गुणा कर दिया। अब ये बदल चुका है, एकदम लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसको टाल नहीं सकते हैं, अब तो हमें काटना ही काटना पड़ेगा हर हालत में, और उत्तर लाना ही पड़ेगा। ठीक है, 0 काट लेते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी है 10, 0 हो जाता है। 2 से काट देते हैं 10 हो जाएगा, 2 से काट देते हैं 11 हो जाएगा। अब और छोटा करेंगे तो यहाँ पे 5 मिल जाएगा, और 5 से कुछ कटने वाला यहाँ पे गिनती मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है कि अब नहीं काटते हैं। ठीक, अब गुणा करा लेते हैं, तो 11 8 और 52, और नीचे मिला है 7 गुणते 10। 11 गुणते 8 गुणते 52 बटे 7 गुणते 10। ठीक, अच्छा, ये आप अपने जब कॉपी में किताब में एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं तब पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती किसी को, और ये एकदम सही माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एकदम कंपलसरी है कि यहाँ पे भाग करके आंसर लाना ही है तब आगे बढ़ना है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम कर सकते हैं बाद में भी, और वैसे कभी न कभी तो करना ही पड़ता है। ये इतना लंबा क्यों खींच के लेके जा रहे हैं, बार बार हम गुणा भाग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि अगर आप काटो ना तो बाद में जैसे ये हमको भाग करना पड़ा, आगे बात को बढ़ानी पड़ी, ऐसे मामले में आसानी से कट जाता है और आसानी से उत्तर मिल जाता है। पर ये एक ज़िद्दी सवाल है, और इस ज़िद्दी सवाल ने कहा कि ना, हम ऐसे ना मानेंगे, हमको तो पूरा काटना ही पड़ेगा, दशमलव लेके जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब चलो कर ही लेते हैं। ठीक है, अब हमें करना ही होगा। तो फिर 11 × 88 हो जाएगा, और 52 से गुणा करना है हमें। ठीक है, ताकि उसके बाद हम यहाँ पे 7 से भाग कर सकें, 7 गुणते 70 से भाग कर सकें। 70 से कौन, 7 से ही भाग करेंगे हम। 2 8 16 हासिल लगेगा, 2 8 16 1 17, 5 8 40 हासिल लगेगा 4, 5 8 40 4 44, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमें मिल चुका है एक संख्या, जो कि हमें ऊपर वाले को गुणा करने पे मिलेगा, जो कि होगा 4 5
7/6/7 हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें इतना मिल चुका है। ठीक, हमें ये प्राप्त तो हो गया। अब हमें क्या करना है, 7 से भाग कर देना है। यहीं पे 7 से ऐसे भाग कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। तो 7 छंग 42 होता है, बचेगा 3, और 7 बचे 35 होता है, बचेगा 2, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 होता है, बचेगा 5, 0 7 7 49 होता है। इतना कुछ होता है, इतने पे ही हम रुक जाते हैं। और देखिए, जब ये हमने केवल 7 से भाग किया, अगर हम यहाँ पे 70 से भाग करते तो एक अंक दशमलव इधर खसक जाता, यहाँ पे लगता। यही रिवाज होता है, यही तरीका होता है। ओके, यही तरीका होता है। अच्छा, नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं। आप यूँ समझो कि ये 70 नहीं किया था हमने, खाली इतना किया था। 7 से भाग करने पर ये मिला था, और बटे 10 तो अभी बाकी ही था। 10 से जब भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पे ना लगकर एक अंक खसक जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो बस इतना रुपए ही लिख दीजिए, ये हो जाएगी तेल की कीमत। क्या ये तेल की कीमत आपको मिल गई? ठीक है, ये एग्जैक्टली मिल चुकी है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हमको यहाँ पे समझना है इसके अगले वाले हिस्से, जहाँ पे कह रहा है कि उस धातु की कीमत ज्ञात कीजिए जिससे छिन्नक बना हुआ है और उस धातु की कीमत 50 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके लिए पहले इसे इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए, तो इस प्रश्न में आगे जो समझ में आ रहा है कि उस धातु की कीमत बतानी है जिससे ये छिन्नक बना हुआ है, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि छिन्नक में धातु लगी कहाँ कहाँ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन भैया एक ज़रूरी बात यह है कि कई बार मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैंने बातों को समझा है उस हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए, अगर ये हमको बर्तन बनाना है तो हमको इधर को वाला तो एरिया में जो गोल गोल वाला हिस्सा होता है जिसका वक्रपृष्ठ होता है, वहाँ पे तो धातु आपको पक्का लगानी पड़ेगी। ठीक, नीचे वाले जगह पे जो तली होती है, बिना तली के कोई बर्तन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे आप पानी डालेंगे नीचे से बह जाएगा, किसी काम का नहीं, तो नीचे लगाना पक्का है। ठीक, अगर वो बंद रहता है तो ऊपर वाला ढक्कन लगाया जाता है, और अगर खुला रहता है, जैसे कि इन्होंने कहा है कि खुला कंटेनर कहा गया है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगेगा। ऐसी बात होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कहते कुछ और है और हो कुछ और जाता है, वहाँ पे सवालें कुछ गलत कही जाती हैं, तो उनको समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अभी ये आसान है और इसमें कोई ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ये खुला कंटेनर है, यानी कि ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगेगा। ठीक, तो नीचे वाला रहेगा और वक्रपृष्ठ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली हैं। तो इसके लिए आधार सहित, ठीक है, इसका बर्तन में लगे धातु का जो क्षेत्रफल होगा वो हम निकालेंगे, वो वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल से निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें इसके जो सूत्र में प्रयोग होता है L, तिर्यक ऊंचाई, वो याद करनी होगी। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस, ठीक है, इसमें बड़ा कौन है, R2 बड़ा है, R2 माइनस R1², ऐसा फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, जो भी त्रिज्या बड़ी है उसमें से छोटी वाली घटाते हैं। तो h तो है 8² और ये है 10 - 4, 10 - 4²। ठीक है, तो ये 8 हटाइए 64, अभी बाद में करते हैं। पहले यहाँ पे घटा के 6 लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे 64 करते हैं, यहाँ पे 36 करते हैं, फिर जोड़ते हैं तो 100 मिलेगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई निकालना ज़रूरी क्यों था? ताकि हम इसके मतलब बर्तन में, कंटेनर में लगे धातु का मतलब क्षेत्रफल निकाल सकें। तो लिखते हैं धातु में कंटेनर में लगे धातु का क्षेत्रफल, कंटेनर में लगे धातु का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा, वो होगा इसका वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ कौन होता है, ये वाला हिस्सा। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, इसका सूत्र रहेगा पाई L और R1 प्लस R2, ये फार्मूला रहेगा, प्लस इसके आधार का क्षेत्रफल जो होगा पाई, हम इसको R1 कह रहे हैं कि R2 R1²। ऊपर वाला ढक्कन नहीं प्रयोग करेंगे, बस इतना ही रहेंगे। ठीक, तो पाई का मान, पाई कॉमन ले लो पहले। ठीक है, L की वैल्यू क्या रखा है,
यहाँ पे जो मिली है 10 वो रख दो भैया, ओके। और यहाँ पे 4 + 10, 4 + 10 प्लस यहाँ से पाई कॉमन ले चुके हैं, r² यानी 4², ठीक है, ये हो जाएगी बात। ये 22/7 होगा, यहाँ पे 14 14 हम 140 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 10 4 14 14 हम 140। अब जोड़ देते हैं इसको, ये 22/7 हो रहा है, 6 और 0 जोड़ने पर 6 और ये 5, 156 दिखाई दे रहा है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा इसका क्षेत्रफल जो इसमें लगा हुआ है। अब हमको इसके धातु की कीमत निकालनी है, ठीक है। तो धातु की कीमत ज्ञात करना है। धातु की कीमत जो है 50 रुपये प्रति, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, जो हमें धातु की कीमत दी गई है वो है 50 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी दर दी गई है, ठीक। यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर कोई धातु लगी है तो उसका दाम 50 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लगी है तो 50 से हमको गुणा करना होगा, लेकिन उस 100 से भाग भी करना होगा इसमें, ठीक है। तो धातु की जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी, यही वाला पहले लिखेंगे, 22/7 गुणते 156 था, 156 गुणते ये 50 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है ये 100 से भाग करना होगा, ठीक। 50 तो नहीं है, 100 होता है 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 11 मिल जाएगा, और 156 और 11 को गुणा कर लेते हैं, फिर 7 से भाग कर लेते हैं, ठीक। तो 11 छः के 66 के 6, 80 लगे 6, 11 × 5 = 55, 6 × 5 = 55 और फिर 6 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 80 लगे 6 और 11 × 11 = 6, 17 बटे 7, 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं, 17, हाँ ठीक, इसमें तो 7 दूनी 14 बचेगा 3, ठीक है, 7 चौक 28 बचेगा 3 और 7 × 5 = 35, ठीक है। तो 245 रुपये के लगभग में आ जाएगा, लगभग इतना 245 रुपये के लगभग में आ जाएगा। तो इतना ही आएगा, यही हमारा उत्तर रहेगा। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करना होता है। प्रश्न ऐसे ही लगते हैं, चीज़ों को समझना होता है कि कहाँ से क्या किया जाए। कुछ चीज़ें याद करनी होती है, पर याद करने से सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आपको समझना होता है चीज़ों को, ठीक है। कहाँ पे लगी है धातु, उसको हल कैसे करना होता है, यहाँ पे बड़ा मसला फंसता है। मैं शुरू में जब पढ़ता था तो ये वाला समझ नहीं आता था कि भाई 50 से गुणा तो कर दे, पर ये 100 से भाग क्यों करें। समझने वाली बात होती है कि अगर 50 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होता, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो दाम होता वो 50 रुपये होता, लेकिन 100 वर्ग सेंटीमीटर का दाम 50 रुपये है, ठीक। तो 100 से भाग करना होगा। अगर यहाँ से हम 1 वर्ग सेंटीमीटर का दाम निकालना चाहें तो 50 से 100 को भाग करेंगे तो 1/2 यानी 50 पैसे मिलेगा 1 वर्ग सेंटीमीटर का दाम। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 50 बटे जब 100 हुआ था तो 1/2 मिल गया था, यानी वही 50 पैसे। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50 पैसे ही होता है, तो उसका आधा ही हो गया पूरा हल करने के बाद। तो ऐसे चीज़ों को समझना होगा। देखो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, पर कहाँ पे क्या किया जा रहा है अगर उसको अपना पाते हो, अपने अंदर रख पाते हो, तो बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। खैर चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छा समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।